हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग जीके मॉक टेस्ट सीरीज का दूसरी क्लास है हमारी, हम लोग की सेकंड मॉक टेस्ट है जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग एग्जाम्स की एसएससी के, जैसे कि सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ या किसी भी अन्य एग्जाम के लिए, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ज्यादा बातें ना करते हुए अपना मॉक टेस्ट शुरू करते हैं हम लोग। अगर आप वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का हम लोगों का जो मॉक टेस्ट नंबर है वो 2 है। इसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप लोग उसको वहां से देख सकते हैं। पहला मॉक टेस्ट ऑलरेडी जो है वो एडेड हो चुका है और आज का मॉक टेस्ट जो है वो कौन सा हमारा, आज का मॉक टेस्ट नंबर है 201। हमने ऑलरेडी किया हुआ है। एक एक सेट में हम लोग 20 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन पहला हम लोगों का? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक डैश की स्थापना की गई थी। नीति आयोग नामक एक डैश की स्थापना की गई थी। क्या ऑप्शन होगा? वीडियो को पॉज कीजिए और इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए ध्यान सुनना आप, नीति आयोग क्या है? नीति आयोग हमने लास्ट मॉक टेस्ट में भी इसको डिस्कस किया था, उसी से रिलेटेबल है। नीति आयोग योजना आयोग के जगह पे रिप्लेस किया गया है। नीति आयोग का मतलब क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 से इसको एग्जीक्यूट किया है। किसने एग्जीक्यूट किया है इसको? मोदी गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूट किया है। जब मोदी गवर्नमेंट की पहली सरकार थी तो उन्होंने योजना आयोग को नीति आयोग में कन्वर्ट किया। अच्छा, ये क्या काम करता है? ये एक तरह का थिंक टैंक है। थिंक टैंक क्या होता है भाई? इंग्लिश में इसको थिंक टैंक कहेंगे और हिंदी में कहेंगे इसको नीति विचारक समूह। ग्रुप ऑफ पीपल जो सोचते हैं, देश की नीतियां बनाते हैं। तो इसमें कई सारे सदस्य होते हैं और इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर। संगीत नाटक अकादमी संगीत, नृत्य और नाटक के लिए भारत में राष्ट्रीय अकादमी है। इसे 1955 में तत्कालीन उस समय किस डिपार्टमेंट ने, किस मंत्रालय ने भारत सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा इसको बनाया था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर पीवी राज मन्नार थे। जो राष्ट्रीय नेशनल ड्रामा एकेडमी है उसके पहले अध्यक्ष पीवी राज मन्नार था। ये तो क्वेश्चन में ही कह रहा है, लेकिन इसको विच मंत्रालय दैट हैज फॉर्म द नेशनल ड्रामा एकेडमी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कईयों को लगेगा कि ये कला मंत्रालय है, ये नृत्य मंत्रालय, लेकिन कला और नृत्य मंत्रालय जैसा कोई मंत्रालय नहीं है। एक्चुअली में ये खोला गया था किसके अंडर? ये खोला गया था शिक्षा मंत्रालय के अंडर। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चों को शॉक कर सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोगों को कि ये शिक्षा मंत्रालय के अंदर जो है वो साहित्य संगीत नाटक अकादमी जो है वो, ठीक है, खोला गया था। आगे की बात करते हैं। 2000 जून ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। जून 2023 में डैश ने महिला उद्यमियों को सशक्त दिशा में डे न्यूलम के साथ साझेदारी की। ये डे न्यूलम एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। किस संस्था ने इनके साथ साझेदारी करके जो हमारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, महिला उद्यमी, मतलब ऐसी औरतें जो बड़े बड़े व्यापारों को चला रही हैं, जैसे इंदिरा नूई, ठीक है ना, और भी बहुत सारे, तो उसको किसने मतलब कि इसको चलाया था? ठीक है, तो इसका आंसर है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने महिलाओं के लिए, ऐसी महिलाएं जो उद्यम हैं, जो उद्यमी हैं, उनके साथ एक कार्यक्रम शुरू किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यूएनडीपी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का, भारत के अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा डैश से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनी है। मतलब कि एक विधानसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? मैक्सिमम क्या रूल कहता है इसके अकॉर्डिंग? तो ये तो पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया एक तरह से। ठीक है, तो एक जो हमारी विधानसभा होती है उसमें जो नंबर ऑफ जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो विधानसभा होते हैं, एमएलए जो होते हैं, वो मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 500 से ज्यादा जो है एमएलए क्रॉस नहीं करने चाहिए। मिनिमम और मैक्सिमम का जो होता है वो क्राइटेरिया फिक्स होता है।
ठीक है, तो वो हमें बताना था मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। हाईएस्ट इस समय कितने हैं? हाईएस्ट इस समय यूपी में है सबसे ज्यादा, 400 समथिंग, 403 या 410 के अराउंड, ठीक है, एमएलएस। आगे की बात करते हैं। हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अलापुच्छा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता डैश श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा और लोकप्रिय है, प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है। किस क्षेत्र में जो है नेहरू ट्रॉफी दी जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही स्टैटिक का पार्ट हो जाएगा ये ट्रॉफी वगैरह, तो हमें देखना है किस पार्ट में आता है ये। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा नौका दौड़। क्या आंसर हो जाएगा इसका? नौका दौड़। वो जो याच जो होता है ना, नौका जो चलाते हैं, नाव जो चलाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आता है ये, ठीक है, नेहरू प्रतियोगिता, नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता। आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? ईगल या बास्केट? पहला है ईगल शब्द, दूसरा है बास्केट शब्द। किसका संबंध क्रिकेट से नहीं है? तो ऑप्शन ए, ना तो एक ना दो, ना ही पहले का संबंध है ना ही दूसरे का संबंध है। ऑप्शन 2, केवल दूसरे का संबंध है बास्केट का। तीसरा, केवल पहले का संबंध है और पहला और दूसरा दोनों का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको बताना है कि ईगल और बास्केट का संबंध जो है वो किससे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 2 दोनों हो जाएगा। मतलब कि ईगल शब्द भी क्रिकेट से संबंधित है और बास्केट शब्द भी क्रिकेट से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाम से हमें लगेगा कैसे अजीब अजीब शब्द है, ठीक है ना। तो टर्मिनोलॉजी दैट इज रिलेटेड टू द डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है? ध्वनि को किस चीज में मापा जाता है आपको बताना है। ध्वनि की यूनिट बतानी है बेसिकली आपको, ठीक है। तो आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। तो वीडियो को पॉज कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो मेरे हिसाब से। तो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो ध्वनि की प्रबलता याद रखना है आप लोगों को कि ध्वनि की प्रबलता हमेशा डेसिबल में मापी जाती है। मनुष्य जो होता है वो 20 डेसिबल से लेकर के 20,000 डेसिबल तक की ध्वनि जो है वो सुन सकता है। ना तो वो इससे कम की ध्वनि सुन सकता है और ना ही वो इससे ज्यादा की ध्वनि सुन सकता है, ठीक है। इससे कम की ध्वनि जो होते हैं वो अन्य जानवर जैसे चमगादड़ हो गया, जैसे कुत्ते हो गए, ये सब जानवर जो है उसको सुन सकते हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, एस अब्दुल नजीर या भूषण राम कृष्ण गवई? सुप्रीम कोर्ट के किस जज को जो है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? वीडियो को पॉज कीजिए, ये हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए। फिलहाल मैं इसका आंसर बताता हूं आपको। इसका आंसर है एस अब्दुल नजीर को। एस अब्दुल नजीर को जो है सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो नियुक्त किया गया है। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इनको जो है आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर मिजोरम? इसका आंसर कीजिए आप लोग। किस राज्य में जो है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? ठीक है, क्या त्रिपुरा में सबसे ज्यादा महिलाएं शिक्षित हैं, है ना, वुमेन लिटरेसी रेट बोलते हैं इसको हम लोग। क्या पश्चिम बंगाल में, क्या केरल में, क्या मिजोरम में? देखो 2021 की जो गणना हुई, जनगणना, वो कंप्लीट नहीं हुई, तो इस कारण से सवाल जो है वो 2011 की जनगणना से ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? केरल। सबसे ज्यादा एजुकेटेड वुमेन कहाँ पे है? सबसे ज्यादा एजुकेटेड वुमेन जो है वो केरल में होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केरल। आगे की बात करते हैं। अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? बहुत ही बुक का क्वेश्चन है और डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन है। एक होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन, एक होता है डायरेक्ट क्वेश्चन। पिछले मॉक टेस्ट नंबर 1 में हमने देखा काफी सारे क्वेश्चन इनडायरेक्ट भी थे, ठीक है। तो बताना आपको कि किस वर्ष अमृतसर की संधि जो है वो की गई थी, और ये बताना आपको। 10वें का आंसर क्या हो जाएगा? आई होप आप लोगों ने आंसर किया होगा। इसका आंसर हो जाएगा इस 1809। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1809। 1809 में जो है अमृतसर की संधि की गई थी। आगे की बात करते हैं। भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जनजाति जनगणना 2011 में
2011 में अभावों को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड नहीं है? ठीक है, 2011 की जो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना थी उसमें कौन सा एक मापदंड, कौन सा एक पैमाना, कौन सा एक स्केल नहीं है? ऐसे परिवार जिनमें कोई सक्षम सदस्य नहीं है, ऐसे घर जिनमें केवल एक कमरा है और कोई ठोस दीवार और छत नहीं है, दिव्यांग सदस्यों वाले परिवार, ऐसे परिवार जिनमें 15 से 59 आयु वर्ग का कोई वयस्क महिला नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कौन से सदस्य हैं जिनमें सामाजिक आर्थिक अभाव जो है वो देखने को मिला है? वीडियो बहुत ही, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इनडायरेक्ट है, इसको आप लोग पढ़ के एक बार ध्यान से आंसर करने की कोशिश कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। देखो सुनो, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के अनुसार, है ना, अभावों को मापने के लिए, अभाव क्या, किस मापदंड का कौन सा पैमाना नहीं है? देखो सामाजिक आर्थिक, आर्थिक का मतलब किससे जुड़ा हुआ है? पैसे से जुड़ा हुआ है। तो भैया ये पैमाना हो सकता है कि भैया ऐसे परिवार जिनमें कोई भी सदस्य कमाने में सक्षम नहीं है, ऐसे घर जिनमें केवल एक कमरा है और कोई ठोस दीवार या छत नहीं है। ठीक है, ये भी पैमाना है। दिव्यांग सदस्य वाले परिवार में भी एक सक्षमता का एक पैमाना है, क्योंकि वो उसकी ग्रोथ को रोकता है एक तरह से। ठीक है, तो ये वाला आंसर नहीं है भाई। किसी अगर घर में कोई महिला नहीं है तो इसको आर्थिक और सामाजिक जो है अभाव वाला पैमाना नहीं माना गवर्नमेंट ने इसको, तो इसका आंसर ये वाला होगा। कौन सा नहीं है? तो ये वाला नहीं होना चाहिए, बाकी सब है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हमारा डी आंसर होगा। ये बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कहलाएगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहलाएगा। थोड़ा सा हमें समझ बूझ करके इसका आंसर देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। संविधान सभा ने डैश को भारत के संविधान को अपनाया। भारत के संविधान, बच्चों वाला सवाल है और 50 बार रिपीट हो चुका है, आपको पता है। हमारा संविधान जो है वो कब बन के तैयार हुआ? हमारा संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1900 कब 49 को। ठीक है, और इस दिन इस 26 नवंबर को इसी खुशी में हम क्या मनाते हैं? 26 नवंबर को इसी खुशी में हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। इसको हम लोग विधि दिवस भी कहते हैं कि संविधान हमारे देश का सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा कानून की किताब है, इसलिए इसको विधि दिवस भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको लागू किया गया था 26 जनवरी, ठीक है ना, 1950 को। तो कह रहा है कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? से संबंधित है? बताइए। तबला, शहनाई, बांसुरी या घटम? पन्नालाल घोष कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? ठीक है, आपको बताना है इसका आंसर। पन्नालाल घोष जो है वो क्या यंत्र बजाते थे? वीडियो को पॉज कीजिए, इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा बांसुरी। पन्नालाल घोष क्या बजाते थे? बांसुरी बजाते थे। शहनाई के लिए एक बहुत ही फेमस व्यक्ति का नाम बताओ आप लोग। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, है ना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है, बिस्मिल्लाह खां जो है वो बांसुरी के बहुत ही फेमस है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बैनालू पर्व मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में बैनालू पर्व मनाया जाता है? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या तेलंगाना? बैनालू पर्व मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताना है आपको। असम में मनाया जाता है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है ये। ठीक है, असम में मनाया जाता है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में या तेलंगाना में? वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। फिलहाल हम चलते हैं अपने उस पे। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर चौथा हो जाएगा, तेलंगाना में। बैनालू पर्व जो है वो कहां पे मनाया जाता है? वो मनाया जाता है तेलंगाना में। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस जो है वो कौन सा खेल खेलते हैं? टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लॉन टेनिस या क्रिकेट? भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस जो है वो कौन सा खेल खेलते हैं? किस खेल से रिलेटेड है? वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस। ठीक है, आप लोग जाके देखना लॉन टेनिस किस प्रकार की गेम है, कैसे खेली जाती है, कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, ये सारी बात। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के डैश प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की। ठीक है, किसके प्रभाव में? उनका कंसेप्ट क्या था? तो उनका कंसेप्ट था गाइज, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके आंसर जरूर करना, मन में ही जहां पे भी आप बैठे हो वहां पे आप आंसर देने की कोशिश करो। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा समाजवादी। क्या आंसर हो जाएगा इसका?
समाजवादी हो जाएगा। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लागू की। पंचवर्षीय योजना के बारे में आप लोग जानते हो, इसको 5 ईयर प्लान कहते हैं। इसको हमने यूएसएसआर, उस समय के सोवियत संघ से लिया था। ये 5 वर्ष के लिए होता है। पंचवर्षीय योजना का काम कौन डिसाइड करता है? नीति आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ने ही 2015 में इसका नाम चेंज करके अब ये योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। इनमें से कौन सा ऐसा नृत्य है जो इंडो फारसी नृत्य शैली को बताता है? शैली का मतलब द पैटर्न ऑफ इंडो फारसी, है ना, इंडो फारसी। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा गाइज थर्ड, कथक जो है। वीडियो को पॉज करके आंसर करना आप लोग। कथक जो है वो इंडो फारसी नृत्य की शैली के बारे में बताता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का या के कार्य है? मुद्रा जारी करना पहला कार्य है, दूसरा कार्य है आखिरी कर्जदाता के रूप में। तो पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या केवल दो सही है? रिजर्व बैंक का काम क्या है? देखो, मुद्रा जारी करना किसी भी देश के केंद्रीय बैंक का कार्य होता है। ठीक है ना, तो किसी भी देश के केंद्रीय बैंक का कार्य होता है मुद्रा जारी करना, तो ये तो है ही है क्योंकि रिजर्व बैंक हमारा केंद्रीय बैंक है। और हमारे देश में अगर लोन चाहिए बहुत बड़ा, तो आखिरी जो है ना, आखिरी जो पॉइंट है वो आखिरी कर्जदाता कौन है? तो इसका मतलब ये हो गया कि आरबीआई के रिस्पेक्ट में ये दोनों बातें क्या हैं? दोनों बातें सत्य लिखी हुई हैं। ठीक है, अगर आपको देश के अंदर आखिरी लोन चाहिए, ठीक है, तो वो जो है आरबीआई देता है। 19 क्वेश्चन, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, एडमिरल आर हरि कुमार, जनरल मनोज पांडे या लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। भाई बहुत सही क्वेश्चन है और कईयों का ये गलत होने की पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 19, सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सेकंड सीडीएस। आपको पता है पहले सीडीएस जो थे विपिन रावत, उनकी डेथ जो है हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गई थी, है ना। उसके बाद सेकंड चीफ जो है ये बने। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर करो, मैं बताता हूं। इसका आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ठीक है, कईयों ने हो सकता है इसका आंसर शायद पहला टिक किया हो, कईयों ने हो सकता है तीसरा टिक किया हो। नाम बहुत सिमिलर है, पहला और टिक ये सभी लोग रह चुके हैं, बट ही इज द सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है ना। क्या होता है ये पद? ये पद सरकार के द्वारा हाल फिलहाल में ही बनाया गया, कुछ साल पहले ही, है ना। तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन करने के लिए एक पद बनाया गया जिसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और डैश अपने सोने की पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। क्या होगा इसका आंसर? भाई अर्थशास्त्र की पुस्तक जो है किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र की पुस्तक जो लिखी थी वो किसने लिखी थी? चाणक्य ने लिखी थी। चाणक्य ने लिखी थी। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य था, विष्णुगुप्त था। ये किसका गुरु था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है किसका पिता था? ये बिंदुसार का पिता था। किसका पिता था? बिंदुसार का। और उस बिंदुसार किसका पिता था? तो अशोक था। बहुत सारी यहाँ पे मौर्य वंश भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन वो नहीं पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत। उत्तर पश्चिमी कंबलों और दक्षिण भारत, ये कंबलों ना एक जगह है जो बताया जा रहा है साउथ इंडिया में, उस किताब के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। तो ये था हम लोगों का आज का 20वां प्रश्न, आज का सेकंड मॉक टेस्ट नंबर। ठीक है, तो समय बर्बाद ना करते हुए, बिना फिजूल की बात ना करते हुए हम लोगों ने आज का टेस्ट डिस्कस किया है, और ऐसे ही एक सीरीज कंटिन्यू रहेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर और कीप स्टडिंग। ठीक है ना, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको फंसते हुए नजर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।